हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस की आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन तथा उसके यौगिक। तो कार्बन जो है किस तरह से बहुत सारे यौगिक बनाता है और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट में इनको समझने का प्रयास करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जैसे कार्बन और उसके यौगिक। तो उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे जैव शक्ति सिद्धांत। ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या था? बार्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1815 में ये बात कही कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हम कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, ये केवल हम प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसको जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? ये बार्जिलियस ने दी थी। बार्जिलियस। और ये क्या कहती है बार्जिलियस की थ्योरी? ये थ्योरी कहती है कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, वो हम नहीं बना सकते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति बनाती है। कार्बनिक यौगिक किसकी बात कर रहे हैं अपन? कार्बनिक यौगिक। अब ये कार्बनिक यौगिक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न, इसी को अपन क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ओके, तो हाइड्रोकार्बन उसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और बार्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने कह दिया कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनको अपन कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, ये केवल प्रकृति ही बना सकती है, हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इसको वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने 1815 में जैसे ही ये बात कही, इसके कुछ ही अरसे बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वोलर, है ना। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने 1826 में बोला कि ये जो जैव शक्ति सिद्धांत है ये सही नहीं है। उन्होंने इसका खंडन किया। कैसे? उन्होंने लैब के अंदर कुछ कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक बना लिए, जबकि बार्जिलियस क्या कहते थे कि अपन लैब में कोई भी कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते कृत्रिम रूप से। लेकिन वोलर ने ऐसा करके दिखाया। कैसे किया उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अमोनियम सल्फेट लिया, उस अमोनियम सल्फेट की क्रिया पोटेशियम साइनेट से करा दी और उनको क्या प्राप्त हुआ? अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। ये जो अमोनियम साइनेट था, इस अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो ये यूरिया बन गया। तो ये यूरिया जो है कार्बनिक यौगिक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यूरिया का सूत्र पता होना चाहिए। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं NH2C+ONH2, ये यूरिया का सूत्र है। अब ध्यान रखना, यूरिया जो है किसने बनाया? तो यहाँ पर लैब में सबसे पहले किसने बनाया यूरिया? तो वोलर ने सबसे पहले लैब में यूरिया बनाया था। ओके, और किससे बनाया? इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया को बनाया था। आपको पता है जैसे हमारा जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उस मूत्र में यूरिया होता है। क्या होता है? मूत्र में यूरिया होता है, इसीलिए मूत्र को क्या नाम दिया जाता है? यूरिन कहा जाता है। यूरिन, मूत्र को यूरिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मूत्र में यूरिया होता है। ओके, ये हमने कुछ बातें जानी। अब देखना, सबसे पहले जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया? वोलर ने कर दिया था जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। इसके बाद तो धीरे धीरे जैसे बौछार हो गई, कार्बनिक यौगिक इतने लैब में बनाए जाने लगे कि अगर आज के अपन टाइम की बात करें तो कोई भी चीज़ हो कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड, अपन उसको लैब में बना सकते हैं। जैसे आपको एक बात बताऊँ, जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की बात की जाए, कार्बनिक यौगिक है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो, कार्बनिक यौगिक है। फैट की बात करते हो, कार्बनिक यौगिक है। तो ये तो हमारा शरीर है। अब अपन अनाज को देखते हैं, खाने पीने का सामान, तो वो भी कार्बनिक यौगिक है। अब अपन लैब में भी ऐसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बना रहे हैं। आप देखो, हर चीज़ आज लैब में बन रही है, तो कार्बनिक यौगिक को अब लैब में बनाया जा सकता है आसानी से। ओके, आगे अपन थोड़ी बात करते हैं कि जो मेथेन की बात करते हैं। कार्बनिक यौगिक जैसे बहुत सारे होते हैं ना, आप पढ़ते हो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसके बाद अपन कुछ बात करते हैं जैसे मेथेन की। तो मेथेन की बात करते हैं तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन का सूत्र होता है CH4। क्या हो रहा है भाई? CH4। इस CH4 की संरचना कैसी होती है? तो यहाँ पर इसकी संरचना बताएगी। मैं डायरेक्ट मेथेन को इसलिए उठाया क्योंकि मेथेन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है और आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। इसका नाम तो होता है मेथेन। यहाँ पर अपन क्या क्या क्वेश्चन देख सकते हैं कि मेथेन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बंध पाया जाता है। अब देखना यहाँ पर ये बंध कोण का मान कितना होता है? कार्बन और दो बंधों के बीच में जो कोण होता है इसको अपन बंध कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध कोण। तो मेथेन में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है।
ये आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आ सकता है। राजस्थान पुलिस में नहीं आया हुआ लेकिन किसी और एग्जाम में आया हुआ है। ओके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एक और बात बताऊँ, मेथेन की जो संरचना होती है, ये स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और सारे आपस में कितने 109 डिग्री 28 मिनट पर है। तो अपन क्या करते हैं, काम करके देखते हैं। इस हाइड्रोजन को अपन इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे, और ये ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। एक स्ट्रक्चर तैयार हो गई। इस आकृति को क्या कहा जाता है, ये समचतुष्फलकीय आकृति बन गई। कौन सी आकृति बन गई, समचतुष्फलकीय आकृति, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखो कि ये आकृति आपको ऐसी नजर आ रही है, जैसे आपने पिरामिड देखे होंगे, पिरामिड, ये पीछे की लाइन है ना, इस तरह से। तो जो पिरामिड होते हैं उस टाइप की इनकी आकृति बन जाती है, समचतुष्फलकीय आकृति, ये ध्यान रखना है। तो इसकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है। अब मैं और कुछ बातें बता दूं, जैसे मेथेन के बारे में, CH4 मेथेन। ये मेथेन जो होता है ना, आपको पता हो जैसे कि क्या करते हैं, गाँवों के अंदर जो पशुओं का गोबर होता है, वो पशुओं के गोबर को एक टैंक के अंदर डाला जाता है और वहाँ पर बायोगैस या गोबर गैस उत्पन्न की जाती है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बायोगैस या गोबर गैस में मेन गैस कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मेथेन गैस ही होती है। तो ये मेथेन गैस किस में होती है, गोबर गैस में होती है। किस में होती है, गोबर गैस या बायोगैस के अंदर ये मेथेन होती है। और कितने परसेंट होती है, गोबर गैस में अगर बात की जाए तो 60% मेथेन होती है। कितने परसेंट, 60%। और ये भी आया हुआ है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपको बताना है मेथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। अच्छा, गोबर गैस की बात आगे थोड़ी और बातें कर लेते हैं। ये गोबर गैस वहाँ पर बनती कैसे है, तो इसके लिए देखना दोस्तों, ये कैसे बनती है। जो पशु वगैरह होते हैं वो चारा खाते हैं, घास फूस खाते हैं, तो मेनली सेल्यूलोज को इंटेक करते हैं, सेल्यूलोज को खाते हैं। और सेल्यूलोज का पाचन किसी भी जंतु के शरीर में नहीं होता, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए, और कोई भी जंतु सेल्यूलेज एंजाइम नहीं बना सकता। तो वो सेल्यूलोज जो खाते हैं जीव जंतु, जुगाली करते हैं, लेकिन उस सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, तो उसको पचाता कौन है। तो जो पशुओं का आमाशय होता है, स्टमक होता है, उसमें 4 कक्ष होते हैं। उसमें से एक कक्ष में जो होता है ये मेथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और जो भी वो खाना खाते हैं उस चारे के अंदर या घास फूस के अंदर वो मेथेनोजन बैक्टीरिया मिक्स हो जाते हैं। और मेथेनोजन बैक्टीरिया मिक्स होने के बाद वो बैक्टीरिया वहाँ पर सेल्यूलेज एंजाइम का स्रावन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं सेल्यूलेज एंजाइम का। तो सेल्यूलेज एंजाइम उन बैक्टीरिया के द्वारा स्रावित किया जाता है और वो उस सेल्यूलोज को पचा लेता है, लेकिन सेल्यूलोज का 100% पाचन नहीं होता है। तो अर्धपचित अवस्था में ही वो गोबर के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जो गोबर बाहर निकला, उस गोबर में वो बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। तो जो मेथेनोजन्स होते हैं, वो मेथेनोजन्स को जब आप उस गोबर को उठा के टैंक में डाल रहे हो, तो उस टैंक के अंदर अवायवीय परिस्थितियों में वो मेथेनोजन्स जो होते हैं वो गोबर गैस उत्पन्न करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, गोबर गैस कौन सी बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया। कौन सा, मेथेनोजन। मेथेनोजन बैक्टीरिया द्वारा ये गोबर गैस उत्पन्न की जाती है। अच्छा, एक और बात, ये मेथेनोजन बैक्टीरिया कौन से होते हैं, कोई एग्जांपल है क्या, मेथेनोकोकस एक इसका एग्जांपल हो सकता है मेथेनोजन बैक्टीरिया का। ओके, ये मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। मेथेनोजन बैक्टीरिया की अगर बात की जाए कौन से जगत में आते हैं, मोनेरा जगत के सदस्य हैं। ओके, मोनेरा जगत के। आगे अपन यहाँ से मेथेन से भटक गए, चलो बायोलॉजी के अंदर घुस गए, फिर से आ जाते हैं केमिस्ट्री में। मेथेन की बात कर ली। अब अपन देखते हैं कि मेथेन या मेथेन जो है ना, इसके अंदर कार्बन है। तो आप आगे देखो, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से आगे से आगे आते जाएंगे। तो क्या वजह है कि ये कार्बन जो है ये इतने सारे कार्बनिक यौगिक बनाता है। देखना, जैसे कार्बन की जो होती है श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, कार्बन की श्रृंखलन क्षमता बहुत ही अधिक होती है। तो कार्बन की श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, तो ये विभिन्न परमाणुओं के साथ जुड़ जुड़ के बंध बना करके लंबी संरचना के यौगिक बना देता है। अब सवाल ये आता है कि कार्बन की जो श्रृंखलन क्षमता होती है इतनी अधिक क्यों होती है। तो देखना, जो कार्बन होता है ये आवर्त सारणी में, अगर आप कार्बन को देखो, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, और परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए 1s2, 2s2 और 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का इस तरह से क्रम होता है। तो अगर यहाँ तक की बात कर ले तो ये इसका पहला कक्ष हो गया, चल जा भाई तू इतने नखरे मत कर, ये इसका पहला कक्ष हो गया और ये इसका दूसरा कक्ष हो गया। तो पहले कक्ष में कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखना, एक थ्योरी दी जाती है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो दूसरा कक्ष है, इस दूसरे कक्ष में जो है परमाणु 2n², एक फॉर्मूला होता है 2n², n का मान 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यानी दूसरे कक्ष में परमाणु है जो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। बस आपको ध्यान रखो, अष्टक रूल, अष्टक नियम। तो अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो कार्बन भी अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अगर अपन कार्बन बनाए
जैसे कार्बन का नाभिक है और ये कार्बन का पहला कक्ष और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने लिखा था ना कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और ये 1s2 2s2 और ये 2p2 इस तरह से। तो ये तो इसकी पहली कक्षा हो गई, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। फिर अगली कक्षा है कार्बन की, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अभी ये 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और रखना चाहता है इस कक्षा में, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो कार्बन क्या करता है, जैसे मान लो इस मेथेन की बात कर ले, इस मेथेन से ही समझे, ये रहा कार्बन, इसके अंदर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर से अपने कोई मतलब नहीं, बाहर की बात करते हैं, बाहर की कक्षा में कितने थे 4 इलेक्ट्रॉन, ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये रहा तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये रहा चौथा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन जो होता है ना, ये अपनी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 2n² से आप निकालो तो 2, जैसे अभी फॉर्मूला बताया था 2n², यहाँ पर n का मान 1 रखो तो यहाँ पर कितना जाता है 2, यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है 2, तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो ये हाइड्रोजन आया घूमता घामता 1 इलेक्ट्रॉन था, देख रहा था कोई एक और इलेक्ट्रॉन दे दे तो अच्छा है, लेकिन किसी ने दिया नहीं। ये हाइड्रोजन। अब जैसे ही हाइड्रोजन कार्बन के पास आया तो कार्बन को लगा मेरे को तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भाई, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को टोटल 8 चाहिए। हाइड्रोजन बोल रहा है भाई मेरे तो बाहर 1 ही इलेक्ट्रॉन है और एक और मिल जाए तो मेरा काम तो हो जाएगा। तो फिर इनके मध्य क्या हो जाता है, समझौता हो गया। समझौता, क्या समझौता हुआ, इस हाइड्रोजन ने बोला भाई तेरा 1 इलेक्ट्रॉन तू मेरे साथ साझा कर ले कार्बन का, तो कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा किया, कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझा किया, कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझा किया और कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझा किया। इसके पास कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2, हाइड्रोजन का काम तो हो गया। अब हाइड्रोजन का काम हो गया, लेकिन इस मगजमारी में कार्बन को क्या मिला, कार्बन को अभी कुछ नहीं मिला। तो बोला भाई मैंने तेरी ज़रूरतें पूरी की है, तू भी मेरी ज़रूरत पूरी कर, तुझे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कराए, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहरी कोश में और मेरे पास तो 4 ही है, तो 4 का क्या होगा। तो हाइड्रोजन बोला कोई बात नहीं, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन समझ ले। तो बस यही बात हुई, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कार्बन अपना समझ गया। ओके, यहाँ पर ये जो है कार्बन ने इसका ये इलेक्ट्रॉन रख लिया और ये इसका इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला और इसका ये वाला, यानी मैं आपको पूरा एक साथ दिखाऊं तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ कार्बन ने साझा कर लिया। ओके, अब साझा कर लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से एक बंध बनता है, जैसे ये हाइड्रोजन ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन का साझा तो ये एक बंध बन गया, ये इलेक्ट्रॉन का साझा ये एक बंध बन गया, ये इलेक्ट्रॉन का साझा तो ये एक बंध बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का साझा और ये एक बंध बन गया। तो अपन समझ सकते हैं कि एक बंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बंध अलग अलग कोण पर होते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ पर बंध कोण कितना आता है, 109 डिग्री 28 मिनट का आता है। अब देखना, वैसे तो अपन देखते ये ऑनलाइन क्लास है और यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लास में इतनी जो है चीज़ें समझाता नहीं हूँ। देखना, वैसे अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर आपको चित्र में 109 डिग्री 28 मिनट के कोण दिखाई दे रहे, कोई भी होशियार बच्चा होगा उसको पूछा जाएगा बेटे खड़ा हो बता यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट के कोणों की संख्या कितनी है, यानी ऐसे कितने कोण हैं। तो आप बताओगे भैया सर एक नज़र आ रहा है, एक ये 2 कोण, ये तीसरा कोण, ये 4 कोण, तो आप बोलोगे 109 डिग्री 28 मिनट के कुल 4 कोण हैं। कितने कोण, 4 कोण। अगर आप ऐसा कहते हो तो गलत कहते हो, यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट के कोणों की संख्या 4 नहीं बल्कि 6 है। आप इसको 3D में इमेज करोगे तो आपको 6 नज़र आएंगे, ये इस तरह से है 3D में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होंगे, जो यहाँ पर अपन दिखा नहीं सकते। ऑफलाइन क्लास होती तो बच्चों को खड़ा कर करके दिखाते थे। आगे अपन बात करते हैं, देखना जैसे यहाँ पर हाँ आपको तो क्वेश्चन ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन ध्यान में आ जाए 109 डिग्री 28 मिनट के कोणों की संख्या मेथड में कितनी होती है तो वो 6 होती है। कैसे होती है अपन देखेंगे आगे, ऑफलाइन क्लास में आना आप लोग, हाँ मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का। कार्बन की श्रृंखलन क्षमता, तो कार्बन ने क्या किया, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 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 मेथेन बनाया। अभी ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, ये हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पर कोई कार्बन आकर के जुड़ गया, तो उसका हाइड्रोजन उसका हाइड्रोजन उसका हाइड्रोजन, ऐसे करते करते कार्बन बहुत सारे, चाहे कार्बन की बात कर लो किसी और परमाणु की बात कर लो, कार्बन अपने साथ कार्बन तथा अन्य परमाणु को जोड़ सकता है, यानी उसकी संकलन क्षमता ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी। ऐसा हुआ इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गजब का है। क्या है, 1s2 2s2 2p2, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसके कारण ये बहुत सारे बंध बना सकता है और इसकी बंध बहुत सारे बनाता है, इसलिए इसकी संकलन क्षमता बहुत अच्छी होती है। आगे देखते हैं, हाँ कार्बन एकल और द्विबंध, एकल द्वि और त्रिबंध बना सकता है। एकल बंध, द्विबंध कैसे, जैसे यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड,
ऐसे कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध हो तो द्विबंध और ऐसे त्रिबंध, तो कार्बन द्वि और त्रिबंध भी बना सकता है। और ऐसा क्यों होता है? तो इसकी वजह भी यही होती है कि एक तो कार्बन का आकार छोटा होता है और दूसरा इसके पास रिक्त पी कक्षक होते हैं, खाली पी कक्षक होते हैं, तो जहाँ पर ये आसानी से अतिव्यापित हो जाते हैं, पी कक्षकों का अतिव्यापन हो जाता है और यहाँ पर ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये अतिव्यापन क्या होता है, कैसे खाली कक्षक है, तो मैं वो तुमको समझा नहीं रहा क्योंकि ये अभी तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। अगर यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का बैच होता तो मैं अच्छे से 1-2 क्लास में 3 क्लास में कार्बन के द्वि और त्रिबंध को बनाना समझाता और ये इलेक्ट्रॉनों का अभ्र कैसे होता है ये भी तुमको दिखाता। पर बस तुम इतना मान लो, मानने में क्या जाता है, गणित में भी तो मानते हो, इसमें भी मान लो कि यहाँ पर द्वि और त्रिबंध बनाता है कार्बन। ये एकल बंध बनाया, ये द्विबंध, ये त्रिबंध, तो त्रिबंध में कितने 3 बंध, द्विबंध में 2 और ये। अब देखना जो पहला बंध बनता है उसको अपन सिग्मा बंध कहते हैं। यहाँ पर भी पहला बंध सिग्मा बंध होगा लेकिन दूसरा बंध इसका पाई बंध होगा। यहाँ पर भी पहला बंध सिग्मा बंध और यहाँ पर ये 2 बंध है, ये भी पाई बंध और ये नीचे वाला भी पाई बंध, तो यहाँ पर 2 पाई बंध है ना। एल्काइन में 2 पाई बंध है और 1 सिग्मा बंध है, जैसा डायग्राम में नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखें तो ये वाला बंध भी सिग्मा बंध, ये वाला बंध भी सिग्मा बंध। तो पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा सिग्मा बंध होता है और दूसरा, तीसरा, इसके बाद जितने भी बने वो पाई बंध होते हैं। छोड़ो सिग्मा पाई बंधों को, अभी इस पे आ जाओ वापिस से। कार्बन द्वि और त्रिबंध भी बना सकता है। आगे अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके गुणधर्म की, क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो देखना हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं पहले। कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे ये CH4 यानी कि मेथेन, एथेन और ये जैसे एथीन, एथाइन सब कुछ बता रखा है इन्होंने, ये एथीन, एथाइन इस तरह से। सामान्य परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, किसकी, जनरली, लेकिन अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अन्य परमाणु से संयोग करते हैं। लेकिन कार्बन परमाणु जो होता है वो क्या करता है, अपने अस्तित्व के लिए अन्य परमाणु के साथ संयोग करता है, लेकिन साथ ही साथ खुद से भी संयोग कर लेता है। जैसे कार्बन है ना, कार्बन हाइड्रोजन से कर रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है, जरूर नहीं कि हाइड्रोजन से करे, ये कार्बन खुद कार्बन के साथ भी संयोग कर लेता है। जैसे आप हीरे को देखते हो तो हीरे में सारे परमाणु जो होते हैं वो कार्बन के ही होते हैं। आप ग्रेफाइट को देखते हो सारे कार्बन के होते हैं। तो जो दूसरे सभी तत्व या परमाणु होते हैं वो स्थायित्व के लिए अन्य यौगिकों के साथ क्रिया कर लेते हैं और कुछ यौगिक बना लेते हैं। देखो सिंगल कोई नहीं रहना चाहता आज के ज़माने में, सिंपल सा लॉजिक है, कोई सिंगल नहीं रहना चाहता। कोई भी परमाणु होगा तो किसी दूसरे परमाणु के साथ जाके क्रिया करेगा, कोई बंध बनाएगा, रिश्ता बनाएगा और उसके बाद ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। तो कार्बन भी वही करता है कि ये बंध बनाता है किसी भी परमाणु के साथ जो इसके साथ सेट हो रहा हो, बंध बना लेता है और यौगिक बना लेता है। लेकिन जरूर नहीं कोई और मिले तो ये खुद के साथ भी जो है बंध बना लेता है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ भी बंध बना सकता है और बनाता ही है। हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेन वगैरह में यही होता है। तो जो निर्माण होता है कार्बन अन्य परमाणु के साथ जो निर्माण करता है यौगिकों का, उसी को अपन कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कार्बनिक यौगिक को जानने के बाद एक बात और देखना, हाइड्रोकार्बन। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो जस्ट अभी बताया कार्बन तथा उसके यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को अपन किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन को अपन मेनली 2 कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं। कौन से, एक तो विवृत श्रृंखला वाले अचक्रीय एलिफेटिक और दूसरे संवृत श्रृंखला वाले या चक्रीय। देखो कार्बन जो होता है ना वो इस तरह से बना रहा है, कोई संकलन कर रहा है इस तरह से, कोई जो है यौगिक बनाए CH3, CH2, CH2, तो ये खुली श्रृंखला है। ये क्या है, खुली श्रृंखला। और कभी कभी क्या है, जैसे ऐसे कार्बन 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 और ये कार्बन इस तरह से बना लिया, तो ये एक चक्कर बन गया, पूरा चक्र बन गया, तो इसको बोलेंगे चक्रीय श्रृंखला वाले यौगिक। और इस तरह से खुला है तो इसको बोलेंगे विवृत श्रृंखला वाले यौगिक। तो कार्बन 2 तरह से, हाइड्रोकार्बन 2 तरह से बांट लिया अपनों ने, सबसे पहले चक्रीय और अचक्रीय। अब देखना अचक्रीय जो होते हैं इनको एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिफेटिक। ओके, ध्यान रखना, अचक्रीय यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। अब अपन बात करें कि सबसे पहले जैसे अचक्रीय यौगिकों की ही बात कर लेते हैं, अचक्रीय यौगिकों की। तो अचक्रीय यौगिकों को अपन 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं सेचुरेटेड और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं अनसेचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह से हो गए, संतृप्त और असंतृप्त। अब देखना क्या होता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड या एकल बंध होता है, क्या होता है, एकल बंध, वो तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिनमें द्वि या त्रिबंध, क्या हो, द्वि या त्रिबंध हो, उसको अपन क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर CH4 मेथेन की, चाहे मैं बात करूं CH3 एथेन की, तो ये क्या है, इनमें आपको कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध नजर आ रहा है। ये देखो ये एकल बंध है, डबल नहीं हुआ, मैं इसको गहरा करने के, हाँ, तो ये देखो जैसे मैं रेड कलर से दर्शा दूं, ये कार्बन और कार्बन के मध्य में एकल बंध है। तो एकल बंध है जिसको अपन क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं,
कि ये हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो सकता है, जैसे CH2 ये क्या है, एथीन है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 एथाइन है। तो इनमें क्या है, द्वि या त्रिबंध हो तो इनको अपन क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, द्वि और त्रिबंध हो तो इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस तरह से आपने हाइड्रोकार्बन को डिवाइड या वर्गीकृत कर लिया। तो हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी में, चक्रीय और अचक्रीय। अचक्रीय जिनको एलिफेटिक भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात। और जो अचक्रीय एलिफेटिक होते हैं इसको दो कैटेगरी में बांट दिया। कौन कौन से, एक तो होते संतृप्त या सैचुरेटेड और एक असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से, द्वि या त्रिबंध वाले। फिर बात करते हैं संवृत श्रृंखला वाले यौगिक, यानी जो चक्कर में आते हैं, चक्कर वाले, इनको अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं। कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं, वे यौगिक, कौन से यौगिक, वे यौगिक जिनको जलाने पर काला धुआं नहीं निकलता, बिना कज्जल ज्वाला के जलते हैं, उनको अपन एलिसाइक्लिक कहते हैं। यानी इनको जलाने पर धुआं नहीं निकलता, क्या नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता। कज्जल ज्वाला, काला धुआं है ना, कज्जल ज्वाला नहीं निकलती, काला धुआं नहीं निकलता, वो एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। जबकि एरोमेटिक यौगिक किसको कहते हैं, ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर धुआं निकलता है, क्या निकलता है, धुआं निकलता है, या बोल सकते हैं काला धुआं निकलता है, कज्जल ज्वाला के साथ जलते हैं, ऐसा बोलते हैं, कज्जल ज्वाला, कज्जल ज्वाला के साथ जलते हैं, काला काला धुआं निकालते हैं, उनको अपन एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। पहचान की बात है। इसका एग्जाम्पल बताऊं एलिसाइक्लिक का, तो एग्जाम्पल देखना एलिसाइक्लिक का, जैसे ये बना दी, ये अब इसको क्या बोलेंगे अपन, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन किसका एग्जाम्पल है, एलिसाइक्लिक का। इस तरह से एलिसाइक्लिक के और भी अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो देखो साइक्लो का मतलब साइकिल है, चक्कर में, तो ये संवृत श्रृंखला या चक्रीय वाला पहली बात तो ये, और ये हेक्सेन है यानी 6 कार्बन का पर ये यौगिक है, कार्बन यौगिक। तो साइक्लोहेक्सेन कैसा है पूछा जाए तो आपको बताना एलिसाइक्लिक यौगिक है। साइक्लोहेक्सेन को जलाएंगे तो इससे धुआं नहीं निकलेगा। इसका जैसे एग्जाम्पल बता दें अपन, बेंजीन, ये लो बेंजीन, बेंजीन, ये बेंजीन है ना, ये पूरा पैक है भैया, दिख नहीं रहा, इसको बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन कैसा यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन सबसे प्यारा यौगिक, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रचलित यही है बेंजीन। ओके, ये अपन ने बात कर लिया हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, कार्बनिक यौगिकों के नाम पद्धति की बात करते हैं। नाम पद्धति क्या होती है, इनका नाम कैसे किया जाता है। तो देखो इनके नाम की 3 पद्धतियाँ होती है। सबसे पहली होती है रूढ़ नाम पद्धति, दूसरी होती है व्युत्पन्न नाम पद्धति, और तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है, IUPAC नाम पद्धति। तो अपन बात करते हैं रूढ़ नाम पद्धति की, जिसको ट्राइवल नोमेन सिस्टम कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो देखना रूढ़ नाम पद्धति में क्या होता है, रूढ़, रूढ़ का मतलब परंपरा, जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है ना, बस वैसे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया, न तो कोई नियम है न नीति, कुछ नहीं, बस किसी हिसाब से नहीं, बस परंपरा चल रही, रूढ़िवादी तरीके से उसका नाम रख दिया। जैसे आपको कुछ नाम याद रखने, ये रूढ़ नाम पद्धति से नाम, जैसे CH4 मेथेन, क्या है ये, मेथेन। तो मेथेन तो इसका IUPAC या सामान्य नाम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं, रूढ़ नाम क्या, इसका मार्च। और ये बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, मार्च गैस। तो ऐसा क्यों कहते हैं, जो दलदल होता है ना, दलदल, मार्शी एरिया, उस दलदल वाले इलाके में ये गैस निकलती है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है मार्च गैस कहा जाता है, मार्शी एरिया से ये निकलती है। इसके बाद जैसे देखना, ये CH3OH, इसको कहा जाता है वुड स्प्रिट। क्या कहा जाता है, वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट कह दो या फिर हिंदी में कह दो कास्ट स्प्रिट। तो ये इसको वुड स्प्रिट क्यों कहते हैं, क्योंकि लकड़ी के भंजक आसवन से निकलता है। तो लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है तो वुड स्प्रिट बोल दिया। और दलदल से निकला, दलदल यानी मार्शी एरिया से, किससे, दलदल को क्या बोलेंगे, मार्शी एरिया, मार्शी एरिया से निकला तो मार्च गैस बोला, वुड स्प्रिट से बना तो सॉरी लकड़ी के भंजक आसवन से बना तो वुड स्प्रिट बोल दिया। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का सूत्र ये रहा, ये किससे बनता है, ये एसिटम से। एसिटम किसको बोलते हैं, सिरका, ये रहा सिरका, इस सिरके को एसिटम कहा जाता है। तो एसिटम से बना तो इसको क्या नाम दे दिया, एसिटिक एसिड नाम दे दिया। जैसे फॉर्मिक एसिड, ये रहा फॉर्मिक एसिड का सूत्र, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड का सूत्र याद कर लेना और मेथेन का सूत्र याद कर लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है जो उठाए हैं यहाँ पर, लेकिन इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किससे प्राप्त होता है, फॉर्मिका। फॉर्मिका कौन सी होती है, लाल चींटी, इसीलिए मैं लाल कलर से लिख रहा हूँ, लाल चींटी फॉर्मिका होती है, और उससे निकलने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड होता है। ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका लाल चींटी से प्राप्त होता है, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसके बाद लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टम यानी कि दूध से निकलता है, इसको अपन लैक्टिक एसिड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड वाला जो दूध से निकला। ओके, तो ये नाम इसके कैसे पढ़े, देखो
व्युत्पन्न नाम पद्धति। तो व्युत्पन्न नाम पद्धति क्या होती है, इसको समझना कि इसमें एक जनक या फादर कंपोनेंट होता है, जनक घटक होता है, उस फादर कंपोनेंट के आधार पर ही सबका नाम रखा जाता है। तो एक तो जनक होता है और उसके कुछ ना कुछ जुड़ता जा रहा है, नया नया बनता जा रहा है, तो उसी का व्युत्पन्न दूसरों को मान लिया जाता है। जैसे समझते हैं इसको व्युत्पन्न नाम पद्धति को, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेथेन, CH4 को क्या कहा जाता है, मेथेन। तो यहाँ पर इसका कोई और व्युत्पन्न बन गया तो इसको इसी के आधार पर नाम दे दिया जाता है। जैसे इसको समझाता हूँ मैं, देखना कैसे क्या हो रहा है। ये CH4 था, मेथेन, कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से। अब क्या हुआ दोस्तों, इस मेथेन के साथ क्या घटना घटी, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये वाला ब्लू कलर से दिखाऊँ, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, और ये हाइड्रोजन निकाल करके CH3 जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। ये वाला हाइड्रोजन निकाल करके मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ये निकाल दिया, और ये वाला भी निकाल दिया, और ये वाला भी हाइड्रोजन निकाल करके मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो मेन तो मेथेन ऐसा था, ये वाला बीच वाला जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से बना रखा है, और इसके इधर मिथाइल जोड़ दिया, इधर मिथाइल जोड़ दिया, इधर मिथाइल जोड़ दिया। कितने मिथाइल जोड़े, 3। तो इसको बोलेंगे ट्राई मिथाइल, और क्या है ये, वास्तव में मेथेन। तो ट्राई मिथाइल मेथेन इसको बोल देंगे। आगे देखना, जैसे कार्बिनोल, ये चीज़ क्या है, कार्बिनोल। तो हम इस कार्बिनोल को बनाते हैं, जैसे CH3, तो ये CH2OH और CH3 था, तो इसको ऐसे एक हाइड्रोजन रख दिया। इसको CH3 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखना अपन क्या करते हैं, इसका एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। ये निकाला एक हाइड्रोजन, और इस एक हाइड्रोजन को निकाल कर यहाँ पर CH3 यानी कि मिथाइल जोड़ दिया। तो ये चीज़ तो क्या थी, कार्बिनोल, और आगे क्या जोड़ दिया, मिथाइल। तो इसको बोल देंगे मिथाइल कार्बिनोल या मेथिल कार्बिनोल। ये रहा मेथिल कार्बिनोल। इस तरह से क्या होता है इन चीज़ों में, एक तो होता है फादर कंपोनेंट, ये जो लिखा हुआ है सरल युगी, इसको अपन फादर कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर कंपोनेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, फादर को तो जनक बोल देंगे, कंपोनेंट घटक, जनक जो भी इसका जनक होगा, मेन जो होगा, उसको फादर कंपोनेंट कहते हैं। हिंदी इतनी शुद्ध पता नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर कार्बिनोल, मेथेन। तो देखना यहाँ पर अगर इस कार्बिनोल या जनक कंपोनेंट के साथ यहाँ पर मिथाइल जुड़ा तो उसको क्या बोल दिया, मिथाइल कार्बिनोल। यहाँ पर ये रहा फादर कंपोनेंट, इसके साथ इथाइल जुड़ गया तो क्या बोल दिया इसको, इथाइल, और ये रहा मिथाइल। यहाँ पर देखना ये था मेथेन, इस मेथेन के साथ 3 जो है मिथाइल जोड़ दिया तो ट्राई मिथाइल मेथेन बोल दिया। अच्छा, आप एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं मिथाइल बोल रहा हूँ और यहाँ पे मेथिल लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह से लिखा जाता है मिथाइल, और इसी को मेथिल पढ़ते हैं। हिंदी में वैसे मेथिल लिखते हैं, हिंदी ऐसी है, इंग्लिश ऐसी है। तो मैं इसको मिथाइल पढ़ता हूँ, इसको मिथाइल ही पढ़ा जाता है ना इंग्लिश में। IUPAC की ये डेराइव नाम ये सारे अंग्रेजों ने दिए और इन्होंने अंग्रेजी में दिए, अपन हिंदी में कन्वर्ट कर करके पढ़ रहे हैं ना। जैसे आगे अपन बात करें कार्बिनोल की, तो ये रहा कार्बिनोल। इस कार्बिनोल से हमने सारे हाइड्रोजन हटा दिए, इधर हमने ये वाली चीज़ जोड़ दी मिथाइल। क्या जोड़ दिया, ये मेथिल या मिथाइल। यहाँ पर ये एथिल या इथाइल जोड़ दिया, इथाइल एथिल जिसको हिंदी में कहेंगे। और यहाँ पर ये क्या जोड़ दिया, ये आइसोप्रोपाइल जोड़ दिया, आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम कैसे हो गया, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल। इस तरीके से जिस तरह से ये है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन निकाला, दूसरा हाइड्रोजन निकाला, उन दोनों हाइड्रोजन की जगह पर क्या जोड़ दिया, 2 मिथाइल जोड़ दिए। सॉरी 2 मिथाइल अगर जोड़ देते अपन क्या करते हैं, ऐसे एक काम करते हैं, CH3 CHOCOOH, जगह नहीं आ रही, CH3 CH2 COOH। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, ये जो चीज़ है ये एसिटिक एसिड है। क्या है ये, एसिटिक एसिड। और इसका एक हाइड्रोजन निकाल करके मिथाइल जोड़ दिया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल या मेथिल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, मिथाइल एसिटिक एसिड जो इसमें बना नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा जो हाइड्रोजन है इसको भी निकाल देते हैं, या तीसरा एक हाइड्रोजन रहने देते हैं और 2 हाइड्रोजन को निकाल के कुछ और जोड़ते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटाकर इसकी जगह कुछ और जोड़ते हैं। तो जैसे जैसे अपन जोड़ते जाएंगे नई नई चीज़ें बनती जाएगी। जैसे यहाँ पर देखना, ये चीज़, ये जो रेड डब्बे में बंद है, ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है। इसके साथ आगे ये जो ग्रुप जुड़ा है ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल आगे जोड़ते हैं, इसका नाम क्या पड़ गया, आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। इसी तरह से आगे और बढ़ जाते हैं। ये हो गई व्युत्पन्न नाम पद्धति। व्युत्पन्न नाम पद्धति में आप ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, इन दोनों का नाम विशेष रूप से ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि एग्जाम में ये आते ही रहते हैं, कभी किसी में कभी किसी में। ओके, आगे बढ़ जाते हैं अपन IUPAC नाम पद्धति के लिए। तो देखना, सबसे मान्य जो पद्धति है वो IUPAC नाम पद्धति है। इसको जेनेवा पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेवा पद्धति भी कहते हैं। ओके, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC केमिस्ट्री के सारे रूल डिसाइड करती है। तो जो नियम IUPAC ने दे दिए उसी के अकॉर्डिंग अब सारा नामकरण होगा। यानी रूढ़ नाम पद्धति होगी वो नहीं मानी जाएगी, सामान्य नाम पद्धति या व्युत्पन्न नाम पद्धति ये भी नहीं मानी जाएगी, केवल और केवल IUPAC की चलेगी। ओके, अब देखना IUPAC की जरूरत क्या पड़ी,
क्या वजह थी कि आईयूपीएसी के नियमों की खोज करनी पड़ी, आईयूपीएसी की स्थापना करनी पड़ी? तो देखना, जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई तत्व खोजा, यौगिक खोजा, कोई नई चीज़ बना दी, एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसने उसका कुछ नाम दे दिया। इस तरह इधर कोई और साइंटिस्ट ने, उसने कोई खोज की, उसने नाम दे दिया। अब ये दोनों साइंटिस्ट लोग ने सेम चीज़ खोजी, लेकिन ये कुछ अलग नाम दे रहा है, ये कुछ अलग नाम दे रहा है, तो अब कन्फ्यूजन हो गया किसको मान्यता दे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आईयूपीएसी ने कुछ रूल डिसाइड कर लिए कि कुछ भी बनेगा उसका नाम तो पहले से फिक्स हो गया, भाई इस तरीके से इन नियमों के आधार पर उसका नाम रखा जाएगा। तो आईयूपीएसी ने वो नियम बना दिए ताकि एक के दो न हो, एक के दो नाम ना हो, है ना। तुम सामाजिक जीवन से मत जोड़ना इन बातों को। यहाँ पर आईयूपीएसी ने रूल बना दिए, उसके अकॉर्डिंग एक जो यौगिक होगा उसका केवल और केवल एक ही नाम होगा, उसके दो नाम नहीं होंगे, ध्यान रखना, है ना। तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म ध्यान में होनी चाहिए, और आईयूपीएसी को जेनेवा पद्धति कहते हैं, ध्यान में होनी चाहिए। सबसे मान्य पद्धति कौन सी होती है? आईयूपीएसी पद्धति वो सबसे मान्य होती है। आगे अपन बात करते हैं इसमें क्या करते हैं आईयूपीएसी पद्धति में। तो आईयूपीएसी पद्धति में जो नाम लिखा जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा नियमों का जो है ध्यान रखना होता है, और वो जो ज़्यादा वाले बहुत सारे नियम होते हैं ना, वो अपने को यहाँ नहीं पढ़ने, अपने को केवल सुपरफिशियल आइडिया लेना है, मोटे मोटे तौर पर जानना है। तो मोटे मोटे तौर पर जानना कि यहाँ पर अपने को दो चीज़ें चाहिए होगी नाम लिखने के लिए। एक तो चाहिए होगा पूर्व लग्न प्रीफिक्स, और एक चाहिए होगा अनुलग्न, है ना। तो पूर्व लग्न जो पहले लगेगा और अनुलग्न जो बाद में लगेगा, ये दोनों को जोड़ के अपन अपने काम के यहाँ के तो आईयूपीएसी के नाम कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इसके लिए आपको फर्स्ट ग्रेड के जो वीडियो होंगे आईयूपीएसी के ऊपर वो देखने पड़ेंगे। अभी अपन आईयूपीएसी की ज़्यादा जानकारी नहीं लेते, बस इतना ध्यान रखो कि अपने को पूर्व लग्न और अनुलग्न दो चीज़ों से मिलाकर के आईयूपीएसी नाम बनाना है, जिनसे अभी अपना काम हो जाएगा। पूर्व लग्न क्या होगा? जो पहले लगेगा, और अनुलग्न जो बाद में लगेगा। जैसे देखो, कार्बन की संख्या अगर 1 दी होगी तो अपन पूर्व लग्न मैथ यूज करेंगे, 2 दी होगी तो एथ यूज करेंगे, 3 दी होगी तो प्रोप, 4 दी होगी तो ब्यूट, 5 दी होगी तो पेंट, हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ओक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक। ये आपको पूर्व लग्न सबकी याद होनी चाहिए। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक, ये 10 तक तो सबको याद होने ही चाहिए। इसके बाद पीछे जो लगेगा उसको अनुलग्न कहेंगे। तो अनुलग्न जो है देखना, जैसे एल्केन अनुलग्न जो है ना, अगर कार्बन के बीच में एकल बंध है तो अपन उसको एन कहेंगे, यानी कि ये एल्केन श्रेणी से संबंध रखेगा। अगर द्विबंध है कार्बन के मध्य तो इसको ईन कहेंगे, ये जो है एल्किन द्विबंध वाले से संबंध रखेगा। और अगर 3 बंध होंगे इसको एल्काइन कहेंगे, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले से संबंध रखेगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? ये ध्यान में रखना है, प्लस ये ध्यान में रखना है, ये एल्केन, ये एल्किन और ये एल्काइन है। ओके, यहाँ पर एन लगेगा, डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन लगेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एल्केन के नामकरण, इनके नामकरण के लिए क्या क्या करना होता है तो समझते हैं अपन। नामकरण के लिए, इनके नामकरण के लिए कुछ नियम होते हैं। सारे नियम अपन नहीं पढ़ते, कुछ मोटे मोटे तौर पर नियम पढ़ते हैं। कि सबसे पहला नियम, जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस जैसे जैसे बता रहा हूँ सारा सीक्वेंस ध्यान रखना। सबसे पहले उसी श्रृंखला का चयन किया जाएगा जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो, यानी सबसे ज़्यादा संख्या में कार्बन परमाणुओं का चयन किया जाएगा। तो मुख्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा कार्बन परमाणु होने चाहिए। प्लस उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखेगी कि जैसे 2 कार्बन श्रृंखला अपने पास आ गई, अब दोनों में से किसका चयन करें? तो उसका चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी सबसे ज़्यादा जुड़े हो। प्रतिस्थापी सबसे ज़्यादा जुड़े हो। प्रतिस्थापी क्या होता है? जैसे ये कार्बन श्रृंखला है इस तरीके से। अब बोलेंगे कि अपन को आईयूपीएसी नामकरण करना है, तो तुमको कौन सी श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा? एक तो ये जो ब्लू वाली बनाई मैंने, और दूसरी मैं बनाता हूँ ये इस तरीके से ग्रीन वाली। तो किस श्रृंखला का ज़्यादा चयन, किस कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे आईयूपीएसी नाम के लिए? तो आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो पहले सबसे पहला चीज़ तो क्या देखेंगे? सर्वाधिक लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। तो जो ब्लू कलर की बनाई थी और जो ग्रीन कलर की बनाई, इनमें कार्बन की संख्या गिन लो। ग्रीन वाली में गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ग्रीन वाली में तो 5 कार्बन आ रहे हैं। अगर ब्लू वाले में गिनते हैं तो 1 2 3 और 4 कार्बन आ रहे हैं। तो इसका मतलब 4 चाहिए कि 5 चाहिए? सबसे लंबी चाहिए, यानी कि 4 वाला नहीं चलेगा, 5 वाला चलेगा। ये इसकी मेन श्रृंखला होगी। ओके, अब देखना कल को ऐसे हो जाता कि मान लो यहाँ पर इस तरह की 2 श्रृंखलाएं बनती और किसी के पास ऐसे कार्बन ऐसे प्रतिस्थापी जुड़े होते, तो उसका चयन करते जिस पे प्रतिस्थापी ज़्यादा होते। जैसे अपन अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये नाम लिखने आ जाएंगे। 2 या 2 से अधिक समान लंबाई समान सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। वही जो मैंने पहले बोला, नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम पहले लिखा जाता है एवं उनके पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाते हैं।
तो देखना जैसे मान लो कहीं पर ऐसे Cl लगा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में तो अपन क्लोरो लिखेंगे, कहीं पर जैसे Br लगा हुआ है तो अपन ब्रोमो लिखेंगे। तो देखना ब्रोमो क्लोरो में से पहले किसको लिखेंगे, तो ABCD में जो है B पहले आता है तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, C बाद में आता है तो क्लोरो को बाद में लिखेंगे। यानी यहाँ पर अल्फाबेट का प्रयोग किया जाएगा, अल्फाबेट का ना अल्फाबेटिक ऑर्डर का प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको जमाया जाएगा। अब देखना मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले जो नाम ले रहा था मैं सारे अंग्रेजी वाले नाम ले रहा था, और अभी यहाँ पर हिंदी में जो नियम होते हैं उनमें भी आ गया कि किसका प्रयोग करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का। इसका मतलब अपन ज़्यादा से IUPAC नाम कब लिख पाएंगे, जब अपन IUPAC नाम अंग्रेजी में ही लिखें। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखूँ, लेकिन कहीं चूक जाऊँ तो ध्यान रखना अंग्रेजी में जो लिख रहा हूँ, है ना। अब आगे देखना, यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी समान हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे सारणी दी गई है, उस सारणी को अपन देख लेते हैं। ये सारणी ज़्यादा प्रतिस्थापी हो, एक प्रतिस्थापी हो तो मोनो लिखेंगे, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा, 8 पे ओक्टा, 9 पे नोना, 10 पे डेका। ये प्रतिस्थापी के लिए, जैसे बता दूं आपके लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, यहाँ तक काम हो जाएगा, आगे की याद करने की जरूरत नहीं है, इतने प्रतिस्थापी आपके आएंगे भी नहीं। जैसे अपन एग्जाम्पल करते कुछ प्रैक्टिस करते हैं उसी से अपने ये याद होंगे। देखना कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापियों के नाम दे रखे, जैसे ये जो है ना CH3 कहीं पे लगाओ तो इसको अपन मिथाइल कहेंगे, क्या कहेंगे, मिथाइल। ये मिथाइल को इस तरह से मेथिल लिख रखा है हिंदी में, मिथाइल ये वाला, इंग्लिश में स्पेलिंग ऐसे होती है। इस तरह से होगा, इसको इथाइल कहेंगे, ये होगा इसको प्रोपाइल, और इसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये CH3 और CH3 ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आइसोप्रोपाइल है। क्या है ये, आइसोप्रोपाइल। और ये जो है ब्यूटाइल है। इसी तरह से 5 कार्बन का गया, 1 2 3 4 और 5, तो इसको पेंटाइल कहेंगे। आगे से आगे चलता रहेगा ये कार्यक्रम। आगे देखना दोस्तों, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, इससे पहले कुछ और ये भी देख लो। चलो, ये प्रतिस्थापी और होते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, नाइट्रो। ये ध्यान में रखना, क्लोरो Cl हो तो क्लोरो यूज करते हैं, Br हो तो ब्रोमो, I हो तो आइडो, F हो तो फ्लोरो, N हो तो नाइट्रो यूज करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आ जा भाई। हाँ, क्वेश्चन आ गए अपने सामने, इन्हीं का इंतजार था। ये रहे क्वेश्चन, इसको क्या नाम देंगे, तो देखो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या 1 है, 1 हो तो क्या लगाएंगे, मेथ। और आगे देखना यहाँ पर कुछ नहीं है, एक में भी सिंगल बॉन्ड है सारे, तो N, तो ये क्या है, मेथेन, यानी कि ये मेथेन है। अब देखना यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर 2 कार्बन तो क्या हो गया, एथ, और आगे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया, N, तो एथेन, तो इसको क्या लिखेंगे, एथेन। अब देखना N आ रहा है, ये चीज़ इसको बता रही है कि सिंगल बॉन्ड है, और ये आगे वाली इस कार्बन की संख्या को बता रही है। तो इस चीज़ को तो अपन बोलते हैं पूर्व लग्न, और इसको चीज़ को क्या बोलते हैं, अनुलग्न। ये ध्यान में रखना। तो अपन IUPAC नाम लिखने के लिए पूर्व लग्न और अनुलग्न का यूज करते हैं। जैसे C3H8 है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कार्बन गिन लेते हैं, कितने, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज किया जाता है, और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो ये चीज़ क्या होगी, प्रोपेन। हिंदी में भी लिख लो तो प्रोपेन, इस तरीके से प्रोपेन। ओके, अब देखना दोस्तों, मैं आपको एक राज की बात बता दूं, इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पर आप देखो कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 6, यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 3, यानी इनमें कौन कौन संबंध तो बन रहा है। तो अपन जैसे ये N लिखा, ये एक ही श्रृंखला है, इसको अपन एल्केन श्रृंखला कहते हैं, या एल्केन, सामान्य रूप से सबको क्या कहेंगे, ये एल्केन के सदस्य है, एल्केन है। तो एल्केन का अपन एक सामान्य फॉर्मूला दे सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, अगर अपन कार्बन को N माने तो हाइड्रोजन कितने हो, यहाँ पर कार्बन को N यानी कि 1 माने तो हाइड्रोजन कितने, 2N, यानी कि एक के जस्ट दुगना कितना, 2N प्लस 2, इस तरीके से। अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो हाइड्रोजन होंगे 2N प्लस 2, कैसे, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पर भर दो 2, तो जो हाइड्रोजन निकल के आ रहे हैं 2N, यानी कि 2 × 2 प्लस 2, यानी 2 × 2 कितना हो गया, 4, प्लस 2 कितना हो गया, 6, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखा रहा है, ध्यान रखो, 4 प्लस 2 तो 6। इसी तरह से यहाँ पर तुम 3 लिखोगे, तो इसमें तुम 3 लिखोगे तो कार्बन की संख्या तो क्या लिख दी, 3, चल जा भाई चल जा। कार्बन की संख्या कितनी लिखी, 3, और ये 3 दूनी 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। तो इस तरह से अपन पूरा एल्केन की जो है एक श्रृंखला तैयार कर सकते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n प्लस 2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होगा। आगे थोड़ी और बातें करते हैं, थोड़े और क्वेश्चन। ये आपके लिए लिखा हुआ है जैसे कि C4H10, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इसको ब्यूटेन कहेंगे। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रायिकता बनती है, अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे चारों कार्बन एक लाइन में थे, अपन इनको क्या, 3 कार्बन को तो एक लाइन में रखते हैं और एक कार्बन को ऐसे नीचे जोड़ देते हैं, तो भी तो बन जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, और इसके साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा।
ओके, ये एक हाइड्रोजन, तो कुल हाइड्रोजन भी गिन लो, इधर कितने आ रहे 10, इधर गिन लो 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन पूरे। अब इसका नाम भी ब्यूटेन होगा क्या? तो नहीं, इसका नाम ब्यूटेन नहीं होगा। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे कैसे? यहाँ पर अपन नंबरिंग कर लेते, कोई भी एक, सबसे पहले देखो लंबी श्रृंखला का चयन करना। तो ये देखो मैंने एक लंबी सी श्रृंखला का चयन कर दिया। इस लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद अपन इसकी नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 इस तरह से पहले नंबरिंग की जाती है, चाहे इधर से दे दो 1 2 3, चाहे इधर से दे दो, एक ही बात है। तो 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर एक प्रतिस्थापी जुड़ा है जिसका नाम क्या है? मिथाइल। तो ये मिथाइल एक प्रतिस्थापी है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल और 2 मिथाइल और कितने कार्बन हो गए इसके? 3 कार्बन, तो प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो गया। तो ये चीज़ तो क्या है? ब्यूटेन, और ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी देखो 2 मिथाइल प्रोपेन का जो अणुसूत्र क्या होता है? C4H10। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है? C4H10। यानी बोल सकते हैं ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन आपस में समावयवी, इनका संबंध आपस में क्या कहलाता है? समावयवी। तो समावयवी क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनका जो है अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, उनको अपन समावयवी कहते हैं। आगे और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखो लंबी श्रृंखला का चयन करना, तो यहाँ पे श्रृंखला एक ही है। फिर क्या करना है? अपने को नंबरिंग करनी है, किधर से भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से। यहाँ पर कितने कार्बन आ गए? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए अपन लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे N। तो ये क्या हो गया? पेंटेन, चाहे हिंदी में लिख दो पेंटेन। ओके, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। तो ये देखो ये सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है, चाहे इधर से बना लो, दोनों श्रृंखलाएं सेम ही बन रही है। तो अपन इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, 4 कार्बन की श्रृंखला होगी। अब अपने को नंबरिंग करनी है, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकता हूँ। तो मैंने नीचे वाला किया, ये सही नंबरिंग है कि ऊपर वाली सही नंबरिंग है? तो देखना ये जो जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं प्रतिस्थापी। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। इस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलने चाहिए, ये IUPAC का रूल है। तो न्यूनतम अंक कैसे मिल सकते हैं? ऊपर वाले में कितना नंबर मिल रहा है? 2, और नीचे वाले में कितना मिल रहा है? 3। तो न्यूनतम कौन सा हुआ? 2 के 3, 2 न्यूनतम हुआ। इसका मतलब ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली गलत है। तो ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखा जाएगा। तो देखो 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो इसको लिखिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और फिर कितने कार्बन की? 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन। ये हो गया ब्यूटेन। इसके बाद देखना इसका IUPAC नाम लिखते हैं, थोड़ा और जटिल हो गया उससे, बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहले देखो लंबी श्रृंखला का चयन करना। तो अपन लंबी श्रृंखला ऐसे चुने, तो देखो कितने कार्बन आ गए? 3 और 4 5 6 कार्बन आ गए। अगर लंबी श्रृंखला ऐसे जुड़ते हैं तो भी कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 और 5 6, दोनों तरफ से 6 6। तो अब ये चुने कि ये चुने, ये समस्या आ गई। तो देखो ये चुनते हो तो 2 प्रतिस्थापी आते हैं, ये चुनते हो तो 2 प्रतिस्थापी, मतलब दोनों ही सेम ही है, कोई सी भी चुनो। तो अपन कोई सी भी एक चुन लेते हैं, मान लो ये वाली चुन ली, ये श्रृंखला चुन ली। अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं, तो इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के लिए देखना भैया 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, इधर वाले कार्बन को 3 दे दूँ, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी? तो देखना वही चीज़ है, यहाँ पर ये प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। अब प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक तुम इधर से दे रहे हो, तो इस मेथेन को कितना मिल रहा है? इधर से दे रहे हो तो कितना मिल रहा है? जब तुम ऊपर वाले से नंबरिंग करते हो तो एक तो 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, एक 4 पे प्रतिस्थापी आ रहा है। और जब तुम नीचे वाले के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हो तो नीचे वाले में 1 2 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है, यानी दोनों ही सेम सेम आ रहे हैं। प्रतिस्थापी दोनों की किधर से भी नंबरिंग करो सेम सेम आ रहे हैं। तो अब एक और चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ क्या है? ये मिथाइल है, और ये चीज़ क्या है? ये इथाइल है। तो मिथाइल और इथाइल, इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर देखो, तो ये तो M से स्टार्ट हो रहा है, ये E से स्टार्ट हो रहा है। तो E वाले को प्रायिकता दो, यानी ABCD में E पहले आता है अल्फाबेट में, तो इसको कम नंबर देने का प्रयास करो। तो इथाइल को कम नंबर इसमें मिल रहा है 3 नंबर, इसमें इथाइल को कितना नंबर मिलता है? 4 नंबर। तो इसका मतलब इसको छोड़ दिया, इसको चुन लिया। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, नीचे वाले के अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे इस वाले को चुनते हैं तो 1 2 3 पे तो क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल, तो 3 इथाइल। इसके बाद देखना 4 पर क्या जुड़ा है? मिथाइल, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। इसके बाद कितने कार्बन की? 6 कार्बन की, तो हेक्स, और फिर सिंगल बॉन्ड तो N, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। अगर आपने 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन लिखा तो वो चीज़ गलत होगी। यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है। कैसे? ये देखना, जैसे E है तो ये M है, तो E और M में ABCD में पहले E आता है तो इसको आगे लिखा और M को पीछे लिखा। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस थे। आगे और करते थोड़ी सी बातें। हाँ, ये देखो और क्वेश्चन है, जैसे इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे दे सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 ऐसे दे सकते हैं,
इधर से दिया तो प्रतिस्थापियों को 2 और 3 नंबर पे आ रहे प्रतिस्थापी, देखो 3 नंबर पे और 2 नंबर पे। अगर अपन इधर से देते हैं तो प्रतिस्थापी कितने पे आते हैं, नीचे वाले को मान्यता देते तो भी 2 और 3 पे आ रहे। तो अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर देखना एक क्लोरो है, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, तो तुमको प्रायिकता बी को देनी है, बी को न्यूनतम अंक 2, यानी कि ये वाली को चुन लो, इसको छोड़ दो, तो इसको अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। तो 2 पे क्या है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, इसके बाद देखना 2 पे ब्रोमो है और 3 पे क्या है क्लोरो, तो 3 क्लोरो, और फिर क्या है 4 कार्बन की तो ब्यूटेन। ओके, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो गया इसका नाम। आगे अगले वाले का और नाम कर लेते हैं। यहाँ पर देखना ये जो आपको मिला है इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो, तो ये सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है, चाहे और भी बना सकते हैं, नीचे वाले को भी ले सकते हैं तो भी वही बनेगी। अब यही समस्या किधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 इधर से नंबरिंग करें या इधर से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 और 5। तो दो में देखो, दोनों में कंडीशन क्या क्या बनती है, प्रतिस्थापी ऊपर वाले के अकॉर्डिंग कहाँ पे मिल रहे हैं। इधर से शुरू करो, 2 पे प्रतिस्थापी मिला कौन, ये CH3, यहाँ पर CH3 है ना, इधर और प्रतिस्थापी मिला वापस CH3 2 पर ही मिला, फिर अगला प्रतिस्थापी कितने पे मिला, 4 पे मिला। अगर नीचे वाले के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हो तो प्रतिस्थापी सबसे पहले 2 पे मिला, फिर किस पर मिला 4 पे, और फिर किस पे मिला 4 पे। तो 2 2 4 चाहिए, 2 4 4 चाहिए, तो देखो 2 पे 2 मिल रहे हैं और यहाँ पर 4 पे 2 मिल रहे हैं, तो तुमको पहले चाहिए 2 पे 2 चाहिए, इसलिए इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देंगे। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, ये चीज़ क्या है CH3, ये तो मिथाइल है, ये मिथाइल है, और ये भी चीज़ क्या है मिथाइल। तो 2 2 और 2 2 पे है, और वही चीज़ क्या है 4 पे है, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, क्या चीज़ हो गई है 2 2 4 ट्राई मिथाइल, इन तीनों मिथाइल है। और फिर क्या बोल देंगे इसको, पेंटेन बोल देंगे। अगला देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 करें कि 1 2 3 4 करें, तो ये I से स्टार्ट हो रहा है आइडो, और ये N से स्टार्ट हो रहा है नाइट्रो, तो I को प्रायिकता देंगे, यानी कि इधर वाली नंबरिंग करेंगे। तो इधर वाली नंबरिंग करेंगे तो देखना दोस्तों, इधर से चुनते हैं इसको 1 2 3 और 4। तो 2 पे क्या मिला आइडो, 2 आइडो, इसके बाद 3 पे क्या मिला नाइट्रो, 3 नाइट्रो, इसके बाद क्या है ब्यूटेन, तो ये लिख दिया ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। इस तरीके से IUPAC नेम किए जाते हैं। तो देखना दोस्तों, मेरे को पता है लास्ट के नाम कुछ भारी लगे होंगे, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप पहली बार इन चीज़ों कर रहे हो, इनका आप वापस से प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आसानी से आ जाएंगे। आगे देखते हैं, चलो कुछ और आ गए, इनको भी सोल्व कर ही लेते हैं। ये देखना इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4। तो देखना यहाँ पर क्लोरो है, क्लोरो को प्रायिकता देंगे क्योंकि F बाद में आता है, C पहले आता है, तो नीचे वाले को चुन लिया, ऊपर वाले को छोड़ दिया। तो यहाँ पर 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो, इसके बाद 3 पर फ्लोरो है तो 3 फ्लोरो, फिर क्या लिखेंगे ब्यूटेन। आगे देखना इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, ये रही सबसे लंबी श्रृंखला। तो अब इस सब लंबी श्रृंखला में देखना 1 2 3 4 5, इधर से करो तो 1 2 3 पर ही आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 पर जुड़ा हुआ, 3 पे क्या जुड़ा है, ये चीज़ आइसोप्रोपाइल है, ये चीज़ क्या है आइसोप्रोपाइल है ना। तो इसको क्या करेंगे 3 आइसोप्रोपाइल, और फिर ये क्या है 5 कार्बन का है तो पेंटेन, 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। लेकिन देखना दोस्तों, ये आइसोप्रोपाइल रूड नाम है, लेकिन इस रूड नाम को IUPAC ने भी मान्यता दे दी है। लेकिन आइसोप्रोपाइल जो होता है ना, रूड नाम होते हुए भी IUPAC में यूज होता है, ध्यान रखना। हाँ, हालांकि इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अगर जटिल प्रतिस्थापी के रूप में नाम दिया जाए तो इसमें एक और जटिल नाम होता है 1 डैश, और इसको 2 डैश देंगे तो 1 डैश मिथाइल, और फिर इसको इथाइल, इस तरीके से एक जटिल नाम दिया जाएगा। वो भी IUPAC स्वीकार करती है, लेकिन वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो मैं वो वाले नाम नहीं बता रहा, ये ध्यान में रखना। आपको इसको 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन कह सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं जैसे कि एल्कीन का नामकरण। तो सारे के सारे नियम सेम होते हैं, बस ध्यान रखना एल्केन जो होता है ना, एल्केन उसमें एन आता है, जो सफिक्स होता है वो, और एल्कीन में ईन आता है, बस ये ध्यान रखो, बाकी सारे सेम होते हैं। दूसरी चीज़ ये, जहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है ना, जैसे मान लो ये कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से डबल बॉन्ड, तो कोशिश ये करो कि इस डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले, यही आपको कोशिश करनी है। आगे आ जाते हैं, इनके कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये क्या है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं एथ, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एथ, और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो ये एथीन हो गया। तीसरा बॉन्ड मैंने बना दिया गलती से, ये एथीन हो गया।
इस तरह से देखो यहाँ पर आप नंबरिंग 1 2 3 करें कि 1 2 3 करें, तो देखना दोस्तों डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिल देने चाहिए। अब तुम ऊपर वाली नंबरिंग करते हो जो डबल बॉन्ड आ रहा है ये 2 पे आ रहा है, और नीचे से नंबरिंग करते हो तो ये 1 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली को छोड़ दो, नीचे वाली को चुन लो, तो नीचे से नंबरिंग होगी। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, और ये सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो इन, इसको प्रोपिन भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोप 1 इन, यानी 1 पे इन है, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब देखना इसका नंबरिंग इधर से करेंगे, इसको न्यूनतम अंक मिलने चाहिए, तो ये 4 कार्बन का है तो क्या बोल देंगे ब्यूट, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो इन, सॉरी डबल बॉन्ड है तो इन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको ब्यूट और 1 इन भी लिख सकते हैं। आगे देखना इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, इधर से करें उधर से करें दोनों में सेम ही आएगा, तो ये क्या होगा ब्यूट, और कितने पर इन है 2 पर इन आ रहा है तो 2 इन। इस तरह से इसमें देखेंगे तो इसमें इधर से 2 तो 1 2 3 पर आता है, इधर से 2 तो भी 1 2 3 पर ही आएगा, ये 4 और ये 5, तो इसको क्या बोलेंगे पेंट, और कितने पर इन आया 2 पर, तो पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। अब ये जो मैंने लिखा है ये नाम सही, अगर तुम इधर से नंबरिंग करते तो 3 इन आता, जो 3 इन वाला गलत होता। यहाँ पर देखेंगे इसको न्यूनतम अंक देते हुए 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट, और 1 पर ही इन तो लिखने की जरूरत नहीं है, पेंटीन लिख दो चाहे पेंट 1 इन लिख दो, ये इनके IUPAC नाम है। आगे और देखते हैं, ये IUPAC नाम जटिल वाले थोड़े से। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें श्रृंखला का चयन करते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन होनी चाहिए, भैया सबसे ज़्यादा कार्बन होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये भी ध्यान रखो डबल बॉन्ड जा रहा है उसको श्रृंखला में शामिल करना है, तो यहाँ पर श्रृंखला ऐसे बनेगी इस तरीके की, चाहे इधर चलो उधर चलो, इसको श्रृंखला में शामिल करना है। तो जो रेड रेड डब्बे में बन की ये मूल श्रृंखला है, और बाकी बचे प्रतिस्थापी। तो अब नंबरिंग इधर से करेंगे इधर से, तो यहीं से करेंगे 1 इस कार्बन को, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, क्यों, क्योंकि उधर से देते तो इसको ज़्यादा अंक मिलते हैं, किसको डबल बॉन्ड को, और अपने को डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देने। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 इथाइल, और फिर क्या है ब्यूटेन, ब्यूट फिर इन 1 पे इन, या ब्यूटीन लिख दो इसको 2 इथाइल ब्यूटीन। इस तरह से इसका नामकरण करो, तो कोई भी एक मूल श्रृंखला चुन लो, ये मूल श्रृंखला चुन ली, नंबरिंग इधर से करनी 1 2 3, तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और फिर क्या हो गया प्रोपीन। इस तरह से ये आ गई एक श्रृंखला, यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से। देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए उठाया कि डाउट आता है भाई कि Cl को 1 नंबर दे कि इसको 1 नंबर दे, तो देखना डबल बॉन्ड को प्रायिकता देनी है, प्रतिस्थापी को प्रायिकता नहीं देनी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जैसे कि 3 कार्बन है तो प्रोप, और पहले 3 पर क्या जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो 3 क्लोरो प्रोपीन। ओके, इसी तरह से इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। अब दोनों में सही कौन सा है, तो देखो इधर से ऊपर से नंबरिंग करते हो तो प्रतिस्थापी का ध्यान नहीं रहता, प्रतिस्थापी को न्यूनतम मिल रहा है और इसको 2 नंबर मिल रहा है, और यहाँ से करते हो तो इसको तो 2 मिल ही रहा है लेकिन प्रतिस्थापी को अधिक मिल रहा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको चुन लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पे क्या है क्लोरो, 1 क्लोरो, और 2 पर क्या है डबल बॉन्ड है, और कितने कार्बन का 4, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, इसके बाद अपन कुछ और देख लेते हैं, एल्काइन के बाद एल्काइन के। एल्काइन में क्या ध्यान रखना है, जैसे एल्किन में आपने ध्यान रखा कि इन यूज कर रहे थे, एल्काइन में आयन यूज करना है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे सेम ही होते हैं। अब ध्यान रखना जैसे ये है तो 2 कार्बन की है तो ये एथाइन हो गई, क्या हो गई एथाइन। 3 कार्बन की है तो ये प्रोपाइन हो गई, क्या हो गई प्रोपाइन, यानी कि YNE लग रहा है इसमें, है ना। 4 कार्बन की है तो इसको क्या बोल देंगे ब्यूटाइन बोल देंगे, और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आप नंबरिंग करो 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन की है तो ब्यूट बोल दिया, और डबल बॉन्ड ब्यूट बोल दिया इसको, और डबल बॉन्ड कितनों पे आ रहे हैं, डबल बॉन्ड 2, ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, तो 2 पे आ रहा है, तो ब्यूट 2 आइन। ओके, इसका ये नाम हो गया। ये इनके कुछ IUPAC नाम थे। आगे देखते हैं अपन थोड़ी कुछ और बातें करते हैं इन क्वेश्चंस की, जैसे 1 2 3 4 और 5, इस तरह से श्रृंखला का चयन करेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल और प्रोप 2 आइन। यहाँ पर इसका नामकरण करेंगे तो इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे देंगे, और यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूटाइन, डायरेक्टली 4 क्लोरो ब्यूटाइन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखना 1 2 3 4 5, इसका कैसे नामकरण करेंगे, तो इसमें देखो किधर से भी नंबरिंग तो सेम ही होगी नंबरिंग इसकी, है ना। तो इसमें 5 कार्बन का है तो पेंट, ये देखना ये तो हो गया पेंट। अब डबल बॉन्ड किस पर है, डबल बॉन्ड 1 पर है और 4 पर है, तो पेंट 1
4 डाई आइन, क्या बोलेंगे, डाई आइन या डाइन, है ना। तो ये क्या हो गया, डाई आइन हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, इसके लिए डाई आइन यूज करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब कुछ और स्टार्ट हुआ है, नाम खत्म हो गया यूपीएससी वाला। अब अपन स्टार्ट करते हैं कार्बन के अपर रूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अपर रूप क्या होता है, देखो अलग अलग परिस्थितियों के कारण एक ही परमाणु जो होता है वो अलग अलग रूपों में रहने लग जाता है, तो इसको अपन अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन जो होता है इसके अपर रूप पाए जाते हैं, तो मेनली अपने को कार्बन के अपर रूप पढ़ने। कार्बन के अपर रूप दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप, एक होते हैं अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन आता है, और अक्रिस्टलीय में कोल, कोक, कास्ट, जंतु चारकोल, काजल, गैस, कोयला वगैरह जो भी तुम समझते हो सब अक्रिस्टलीय में आता है। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में फर्क क्या है, क्रिस्टलीय वो होते हैं जिनमें जो कार्बन परमाणु है, जो भी परमाणु है उनकी निश्चित व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय होते हैं वो अस्त व्यस्त होते हैं, उनमें व्यवस्था निश्चित नहीं होती। बस इतना ध्यान में रखो, बाकी तो बहुत सारे अंतर होते हैं इनके अंदर। तो अपन जैसे मेन पढ़ लेते हैं, इनमें सारे नहीं पढ़ेंगे, अपन मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। हीरे के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ग्रेफाइट के ऊपर आते हैं, फुलरिन के ऊपर आते हैं, इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हीरे की, जिसको डायमंड कहा जाता है। तो हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने आसपास के 4 कार्बन परमाणुओं के साथ बंधित होता है ना। तो यहाँ पर ये दृढ़ 3 आयामी यानी कि 3D स्ट्रक्चर होती है। हीरे की कैसी स्ट्रक्चर होती है, 3D। और हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना, कार्बन का अति शुद्ध रूप क्या है, हीरा। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य दूरी कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है, और विद्युत के कुचालक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन, विद्युत के कुचालक। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, बार बार पूछा जाता है। ये कुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसकी चारों संयोजकताएं पूर्ण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसकी वजह से कुचालक होता है। तो ये हीरे के ऊपर क्वेश्चन। आगे देखना, हीरा जो होता है इसमें सहसंयोजक बंध होते हैं, वो प्रबल सहसंयोजक होते हैं, इसलिए सबसे कठोर पदार्थ है। तो ध्यान रखना, कार्बनिक जगत का सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो हीरा बताना है। अगर पूछे कि जंतु जगत का कठोर पदार्थ क्या होता है, तो इनेमल बताना है, जो आपके दांतों के ऊपर होता है। इस तरह से पूछे पादप जगत का कठोर पदार्थ क्या होता है, तो पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन होता है। तो ध्यान रखना है, सारे कठोर पदार्थ है ना। हाँ, आगे देखना, ये कोयले की परतों के बीच में जो कोयले के होते ना खाने, उनके अंदर हीरा पाया जाता है। क्यों, क्योंकि कोयले, जहाँ पर कोयला बना होता है, जीवाश्म ईंधन होता है, वहाँ पर क्या होता है, उच्च ताप होता है। कोयले का निर्माण वहीं होगा जहाँ पर उच्च ताप और उच्च दाब हो। तो जो कोयला होता है, कार्बन होता है, उच्च ताप और उच्च दाब पर संघनित हो जाता है, और हीरे का निर्माण होता है। इस वजह से पारदर्शी भी हो जाता है। कार्बन को उच्च दाब और उच्च ताप पर रखने पर ये हो जाता है। वही सारी बातें आपको हीरा दिखा देते हैं। जैसे देखो, ये हीरा आपके सामने है, ये हीरा। इसके बाद हीरे के उपयोग क्या क्या होते हैं, तो हीरा जो होता है, देखना, इस हीरे को कांच के काटने के रूप में काम में लेते हैं, कटर के रूप में, यानी हीरा कांच को काट सकता है। चट्टानों और पत्थरों को काटने की जो मशीन होती है उसमें भी हीरा यूज करते हैं। और फोनोग्राम की सुई, जो फोनोग्राम होता है उसकी सुई के रूप में। जैसे फोनोग्राम क्या होता है, ये जो होता है ना, ध्वनि का अभिलेखन करने के काम आता है। तो फोनोग्राम वैसे तो पहले बहुत अलग काम था, इसको जो है थॉमस एडिसन ने बनाया था। आजकल जो आप देखते हो ना, वो पुराने वाले ऐसा सा होता है म्यूजिक सुनने का, जो मैं बना रहा हूँ इस तरह से, उसमें लंबी सी बड़ी सी कैसेट रखते हैं, फिर जैसे सुई टच करते फिर गाने चलते हैं, वो वाला फोनोग्राम का ही रूप है। आगे अपन कुछ और बातें करते हैं हीरे की, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जो होता है, इसके बारे में इसकी हीरे से तुलना करके ध्यान रखनी। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है, और ग्रेफाइट जो होता है षटकोणीय परतों के रूप में। इस तरीके से एक परत हो गई, इस तरह से इसके नीचे दूसरी परत, ऐसे अलग अलग परतें होती है, जबकि हीरे में ऐसी परतें नहीं होती। ग्रेफाइट की परतें आपस में एक दूसरे पर फिसल जाती है, इसलिए स्नेहक के रूप में काम में आता है, ध्यान रखना। हीरा जो होता है ये रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, आसपास आर पार दिखाई देता है। जो ग्रेफाइट होता है ये चमकदार होता है, अपारदर्शी काले रंग का होता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट एक मुलायम और चिकना पदार्थ है। इनका विशिष्ट घनत्व आपको पता है, हीरा जो है ना, ये कहाँ पर बना, कोयले के खानों में, तो जिसके ऊपर उच्च ताप और उच्च दाब था। तो उच्च ताप और उच्च दाब, हाई प्रेशर के कारण इसका घनत्व बढ़ जाता है। ग्रेफाइट की तुलना में इसका घनत्व ज़्यादा ही होगा, ये ध्यान में रखना। हीरा और ग्रेफाइट में घनत्व ज़्यादा किसका होता है, हीरे का ज़्यादा होता है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन, विद्युत चालकता हीरे की होती है क्या, इसकी होती है ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युतीय सुचालक होता है, यानी ग्रेफाइट में करंट आता है, जबकि हीरे में करंट नहीं आता है, विद्युत का जो है कुचालक होता है। अब देखना, ग्रेफाइट के लिए से आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, जो पेंसिल होती है आपकी, पेंसिल जो होती है उस पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। तो आप इस पेंसिल के नोके को निकाल करके उसके अंदर आप तार कनेक्ट करके बिजली का प्रवाह करना चाहो तो कर पाओगे, क्योंकि वो जो होता है नोका कोया, वो सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये ग्रेफा शब्द से बना है, किससे, ग्रेफा। और ग्रेफा का मतलब होता है लिखना। तो आपकी जो पेंसिल होती है, जो पेंसिल से आप लिखते हो, उस पेंसिल के अंदर वो लिखने वाला हिस्सा, वो चीज़ क्या होती है, वो ग्रेफाइट होती है। ओके, ध्यान रखना। आगे अपन बात करते हैं जैसे कि ग्रेफाइट के उपयोग की, और ये ग्रेफाइट का चित्र आपको दिखा दिया। ग्रेफाइट के उपयोग क्या क्या है, तो सबसे पहला पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है। ये शुष्क स्नेहक के रूप में, यानी ये घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप देखते हो मशीनें होती हैं, उनको चलाने के लिए ऑयल डाला जाता है, ग्रीस डाला जाता है। तो ऑयल और ग्रीस जो होते हैं ये घर्षण को कम करते हैं।
तो ये तो क्या है, शुष्क नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये भी स्नेहक का काम करता है, लेकिन शुष्क सूखा स्नेहक है। इलेक्ट्रोड बनाने में काम में आता है, जो बैटरी होती है या जो जिसमें आपके परिपथ बनाए जाते हैं केमिस्ट्री लैब में प्रयोग करने के लिए, उसमें भी आप इलेक्ट्रोड डालते हो, वो ग्रेफाइट के होते हैं। बैटरियों के अंदर भी जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। आपने अगर सेल देखा हो तो सेल के अंदर से बीच में जो लंबा सा डंडा निकलता है वो भी एक इलेक्ट्रोड ही है, तो वो भी ग्रेफाइट का बना होता है। हाँ, आप लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने के काम में ले सकते हो इसको। और नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। मंदक के रूप में कैसे काम में लेते हैं, जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम 235, 239 वगैरह, उन यूरेनियम को नाभिकीय भट्टी में ले जाया जाता है और वहाँ पर उनसे विद्युत उत्पादन या अदर चीज़ें कराई जाती है, ताप उत्पादन वगैरह। तो जो यूरेनियम या रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनको नाभिकीय भट्टी में डाला जाता है और न्यूट्रॉन की श्रृंखलन अभिक्रिया चलती है। तो ये अभिक्रिया इतनी घातक भी हो सकती है कि वहाँ पर विस्फोट हो जाए। अभिक्रिया बहुत ही तीव्र भी हो सकती है, लेकिन उन अभिक्रियाओं को तीव्र होने नहीं दिया जाता, उनको कंट्रोल में किया जाता है। कैसे, वहाँ पर जो जिस भट्टी में नाभिकीय अभिक्रिया चल रही है वहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ें फंसाई रखते हैं और उन छड़ों को जैसे अभिक्रिया अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है उन छड़ों को धक्का देकर के आगे भेज देते हैं। तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन तीव्र न्यूट्रॉन को ये छड़ें अवशोषित कर लेती हैं, D2O वगैरह और ये सारे मिलकर इसको अवशोषित कर लेते हैं। तो ये मंदक के रूप में उन नाभिकीय भट्टियों में काम में लिए जाते हैं, ग्रेफाइट, D2O, भारी जल वगैरह। ओके, आगे और देखते हैं, ग्रेफाइट की बातें होती रहेगी, फुलरिन की भी बातें कर लेते हैं। हाँ, फुलरिन जो तीसरा अपर रूप है फुलरिन। ये फुलरिन एक फुटबॉल की तरह संरचना सारे एक साथ दिखा देते हैं। ये देखो, ये फुलरिन फुटबॉल की जैसी संरचना होती है और इसको एक वास्तुकार जिसका नाम था बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम दिया गया था। और फुलरिन में 60, 70 या अधिक कार्बन हो सकते हैं, लेकिन मेनली आपको 60 ही ध्यान में रखना है। ये लिख भी रखा है, 60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है, जिसे बकमिस्टर फुलरिन भी कहा जाता है। जो 60 कार्बन की फुलरिन होती है उसमें 32 फलक होते हैं। 20 फलक जो होते हैं वो षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। षटकोणीय पंचकोणीय कैसे, इस तरीके से जो होता है ये तो षटकोणीय और इस तरीके से जो होते हैं ये पंचकोणीय, ये ध्यान में रखना है ना। जो ये होते हैं फुलरिन वगैरह, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सिंपल सा ध्यान में रखना, अगर कार्बन के अपर रूप की बात कर रहे हैं तो केवल जो आपका ग्रेफाइट है यही सुचालक होगा, बाकी सारे कुचालक होंगे। ग्रेफाइट सुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो परतें होती है एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। और उन परतें फिसलती क्यों, क्योंकि उनके बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इसकी ग्रेफाइट की आकृति, फुलरिन की जो आकृति होती है वो गुंबद की जैसी होती है और ये आपको दिख ही रही है। इसके उपयोग क्या है, प्राकृतिक गैसें जो होती है उनके शुद्धिकरण में काम में आती है। आपको पता है ना, पेट्रोलियम वगैरह कुछ निकल रहा है तो वहाँ पर उनके शुद्धिकरण में इसको यूज में लेते हैं, आणविक बेयरिंग के रूप में। और उच्च ताप पर अति चालक होने के कारण तकनीकी रूप से कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप है। अति चालक क्या होता है देखना, एक तो होता है चालक, कुचालक, ये आप समझते हो, जो विद्युत का चालन करता है चालक, जो नहीं करता वो कुचालक। एक होता है अति चालक। अति चालक क्या होता है कि अगर आप इसको फिजिक्स के नजरिए से देखो तो किसी भी चालक के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है, जब उसके अंदर वोल्टता आरोपित की जाए, विभवांतर आरोपित की जाए, तो उस विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बिना वोल्टता आरोपित किए भी विद्युत का चालन कर लेता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। और विशेष परिस्थिति क्या है, उच्च ताप। तो उच्च ताप के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये बिना विभवांतर आरोपित किए विद्युत का प्रवाह करता है। इस घटना को अति चालकता कहते हैं, है ना, अति चालकता। तो विद्युत का अति चालक होता है कौन, फुलरिन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और भी करेंगे बातें किसी नए चैप्टर को लेकर के अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।